आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेम्स इंग्लिश बुक क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका टाइटल है ओल्डर देन हिस्ट्री, यानी इतिहास से भी पुराना। यह टाइटल बनारस की प्राचीनता और उसके महत्व को दर्शाता है। इस चैप्टर में मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से, परंपरा से और लोक कथाओं से भी पुराना है। यह शहर अपने पवित्रता, संस्कृत और अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। साथ में इस टाइटल का अर्थ यह भी है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, यह हमारी मानवता और हमारी आध्यात्मिकता का एक प्रतीक है जो इतिहास की शुरुआत से भी पहले मौजूद था। इसलिए इस चैप्टर का टाइटल ओल्डर देन हिस्ट्री रखा गया है। तो चलिए अब इस चैप्टर को और अच्छे से जान लेते हैं। स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, पहले हम इसे पढ़ेंगे और फिर आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। लिखा है दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है? किसी भी कहानी का या किसी भी बुक का एक छोटा सा हिस्सा। तो यह एक छोटा सा अंश है जो मार्क ट्वेन की एक बुक फॉलोइंग द इक्वेटर अ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड से लिया गया है। यह एक तरीके की यात्रा है जिसे मार्क ट्वेन ने, जो टॉम सोयर और हकलबेरी फिन जैसी क्लासिक बुक्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 1895 में अपने विश्व यात्रा के दौरान इस किताब को लिखा था। उस समय मार्क ट्वेन भारत भी आए, जो उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय ब्रिटिश शासन का राज था। उन्होंने भारत की भूमि और संस्कृति का गहराई से अनुभव किया और इसका सराहना भी की, इसकी प्रशंसा भी की। अब यह अंश हमें मार्क ट्वेन की एक नॉन फिक्शन, यानी जो काल्पनिक नहीं है, ऐसी एक घटना को पढ़ने का एक अवसर देता है। उनके कुछ विचार हमारे लिए असामान्य और अजीब हो सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भारत का एक विदेशी व्यक्ति द्वारा दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है जो 100 साल पहले से भी अधिक पुराने समय में लिखा गया था। तो चलिए अब आगे के चैप्टर को शुरू करते हैं। देखते हैं कि मार्क ट्वेन ने बनारस की यात्रा करते समय क्या क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि बनारस की ट्रेन यात्रा दिन में हुई थी और इसमें केवल कुछ घंटे ही लगे। दोपहर के आसपास मुगलसराय नाम के एक जगह गाड़ी हमें वहाँ पर अपनी बदलनी पड़ी और वहाँ बनारस की ट्रेन के लिए 2 घंटे रुकना पड़ा। हम चाहते तो एक गाड़ी ले सकते थे और पवित्र शहर बनारस पहुँच सकते थे, लेकिन तब तक इंतज़ार का मज़ा छूट जाता, क्योंकि दूसरे देशों में स्टेशन पर लंबे समय तक रुकना उबाऊ और थकाने वाला होता है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऐसा महसूस करना सही नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों की भीड़, हलचल, भागदौड़ और कपड़ों की बदलती भव्यता बहुत सुंदर लगती है। हे भगवान, यह सब बहुत ही आनंददायक और मनमोहक है। 2 घंटे का इंतजार जल्द ही खत्म हो गया। जब हम होटल पहुंचे तब भी हमें इस महान शहर से बाहर थे। होटल एक शांत घरेलू जैसा स्थान था जो आरामदायक और आकर्षक लग रहा था, लेकिन हमें इसका एनेक्स यानी इससे आगे वाला भवन, इससे आगे वाला जो जगह है वो ज़्यादा पसंद आई, इसलिए हम इसे छोड़कर वहाँ चले गए। यह जगह शायद 1 मील दूर थी और एक बड़े से कंपाउंड के बीच में बनी हुई थी। इसे बंगले की आकार में बनाया गया था, जहां सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पर था और चारों ओर एक बरामदा था। भारत में दरवाजे होते हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता क्योंकि ये बंद नहीं होते और अक्सर आमतौर पर खुले रहते हैं। यहाँ केवल सूरज की चकाचौंध रोशनी रोकने के लिए दरवाजे पर पर्दे लटके होते हैं। उस कंपाउंड में केवल एक पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। पास में ही एक कुआं था जो धीरे धीरे आवाज करता था। उस कुएं से 2 बैले घंटों तक पानी निकालते थे और 2 भारतीय लोग उनकी निगरानी करते रहते थे। वहाँ केवल पेड़ और कुआं ही देखने लायक नहीं था, वहाँ केवल पेड़ और कुआं ही देखने लायक था। इस कारण वह कंपाउंड एक शांत, अकेला और सुकून भरा जगह थी, जो इतनी सारी गतिविधियों के बाद भी आरामदायक लग रहा था। हमारे बंगले में केवल हम ही थे। बाकी मेहमान पास के दूसरे बंगले में थे, जहां सामूहिक खाने की व्यवस्था की जा रही थी। टेबल धोती से उनको सजाया जा रहा था। कोई और स्थान इससे अधिक सुखद नहीं हो सकता था। हर कमरे में जुड़ा एक नहाने का एक कमरा था, 10 या 12 फीट चौकोर कमरा, जिसमें एक बड़ा पत्थर से बना एक गड्ढा था
और उसमें बहुत सारा पानी बहुत प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था। बनारस ने हमें निराश नहीं किया। इसने अपने अद्भुत स्थान के लिए बनी प्रसिद्धि को सही ठहराया। जैसा हमने सुना था, बिल्कुल बनारस वैसा ही था। यह एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ था और गंगा की एक बड़ी रेखा, एक बड़ी सी लाइन पर यह फैला हुआ था। यह भवनों का एक विशाल समूह था। यहाँ पर मतलब बहुत सारे भवन, बहुत सारी इमारतें थी जो एक पहाड़ी को ढके हुए थी। इसकी गलियाँ हर दिशाओं में फैली हुई थी, बिल्कुल भूल भुलैया जैसी लग रही थी। यानी यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ थी जो भूल भुलैया की तरह फैली हुई थी। बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से पुराना है, यहाँ तक कि लोक कथाओं से भी पुराना है, और यह उन सभी से दुगना पुराना दिखता है। यहाँ बनारस में मस्जिद है, बहुत सारे मंदिर है, अजीब आकृतियों वाले और बारीकी से तराशे गए छोटे पत्थरों के मंदिर गलियों में अलग अलग दूर दूर तक फैले हुए हैं। गंगा नदी खुद और उसमें मौजूद गंगा की एक एक बूंद लोगों के लिए एक मंदिर के समान है। बनारस सबसे पवित्र शहरों में से एक है। जिस पल आप उस स्पष्ट रेखा को पार करते हैं जो इस दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग करती है, तो आप बनारस पहुंचकर अपने आप को असीम और अनकही पवित्र भूमि पर खड़ा पाओगे। गंगा का किनारा बनारस का सबसे प्रमुख आकर्षण है। इसकी ऊंची चट्टानें पानी से शिखर तक ठोस रूप से ढकी हुई हैं। 3 मील तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। यह विशाल और खूबसूरत पत्थर के प्लेटफॉर्म, मंदिर, सीढ़ियाँ और भव्य महलों का एक अद्भुत और मन को मोह लेने वाला एक मिक्सचर है। एक मतलब यहाँ पर हर तरीके की ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की रुकावट नहीं है, कोई भी उस तरीके की चट्टान दिखाई नहीं मिलती। उसकी लंबी सतह पूरी तरह से प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ की लंबी सतह पूरी तरह से प्लेटफॉर्म, ऊंची सीढ़ियों, शिल्प कलाओं से सजे मंदिरों और भव्य महलों से ढकी हुई है जो दूर दूर तक फैल जाते हैं। यहाँ हर जगह हलचल, गतिविधियाँ, मानवीय जीवन और लोग हैं जो शानदार कपड़ों को पहने सजे हुए दिखाई देते हैं। वे ऊंची सीढ़ियों पर इंद्रधनुष के रंगों की तरह चढ़ते और उतरते नजर आती हैं और गंगा के किनारे विशाल प्लेटफॉर्म पर फूलों के बगीचे की तरह इकट्ठा होते हुए दिखते हैं। मतलब कि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं उन्होंने सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं। जब वह सीढ़ियों पर उतरते और चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंद्रधनुष बना हुआ हो, और अगर वो गंगा के किनारे खड़े हुए होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फूलों का एक बगीचा वहाँ पर बना हुआ हो। हमने गंगा में आमतौर पर की जाने वाली यात्रा की, एक बड़े हाथ से चलने वाले नाव के डेक पर छाव में बैठते हुए। हमने यह यात्रा 2-3 बार की और हम इसे कई और बार भी बड़ी रुचि और आनंद के साथ कर सकते थे, क्योंकि निश्चित रूप से महल और मंदिर हर बार जब देखे जाते तो और भी सुंदर लगने लगते, क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ यही होता है। सदियों से भारतीयों का पूर्ण विश्वास रहा है कि गंगा का पानी बिल्कुल शुद्ध है। इसे किसी भी प्रकार के संपर्क से अपवित्र नहीं किया जा सकता, और जो भी चीज़ इस गंगा नदी को छूती है वह शुद्ध और साफ हो जाती है। जब हम आगरा गए तो हम वहाँ एक अद्भुत घटना के होने के समय पहुँचे। यह एक यादगार वैज्ञानिक खोज थी। यह खोज की कुछ विशेष तरीकों से यह खोज इस तरीके की थी कि किसी तरीके से जो गंगा का पानी है दुनिया का सबसे शक्तिशाली शुद्धिकरण करता है। यह एक अद्भुत फैक्ट था। जैसे कि मैंने कहा, हाल ही में एक साइंटिस्ट ने खोज ये एक फैक्ट था। जैसे कि मैंने कहा कि हाल ही में एक आधुनिक विज्ञान के खजाने में जिसे जोड़ा गया। यह लंबे समय से एक अजीब बात मानी जाती थी कि जबकि बनारस अक्सर कोलेरा से पीड़ित रहा है उस समय, फिर भी वह इसे अपने सीमाओं से बाहर नहीं फैलने देती। मतलब कि जो बनारस के जो लोग हैं वो कोलेरा बीमारी से पीड़ित थे, फिर भी ये कोलेरा जो बीमारी है गंगा नदी से दूसरी जगहों पर
बाहर नहीं निकल पाती। इसका कोई कारण उस समय तक समझ नहीं आ रहा था। फिर आगरा सरकार के वैज्ञानिक श्री हैंकन ने गंगा के पानी का परीक्षण करने का फैसला किया। वे बनारस गए और उन्होंने उस पर परीक्षण भी किया, उसका टेस्ट किया पानी का। उन्होंने गंगा के पानी में कोलेरा जम्स को डाला और हर बार 6 घंटे में ये बैक्टीरिया वहाँ पर उस पानी में, गंगा के पानी में मर जाता था। यहाँ तक कि जो अंतिम सैंपल था, लास्ट सैंपल, वो तक भी नहीं बचता था। प्राचीन भारतीयों ने उस समय से पानी के रहस्य का पता कैसे लगाया? मतलब यहाँ पर मार्क ट्वेन खुद क्वेश्चन कर रही हैं कि प्राचीन भारतीयों ने उस समय के पानी के रहस्य का कैसे पता लगाया? क्या उनके पास कोई बैक्टीरिया वैज्ञानिक थे? हम नहीं जानते। हम केवल यह जानते थे कि उनके पास सभ्यता थी जब हम लोग बर्बरता से उभरे भी नहीं थे। मतलब कि जब तक हम उभरे भी नहीं थे तब तक यहाँ के जो लोग हैं वह सभ्य हो चुके थे, वो मॉडर्न बन चुके थे। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मनुष्य या प्रकृति ने कुछ भी अधूरा यहाँ पर नहीं छोड़ा ताकि भारत को वह सबसे अद्भुत देश बना सके। यहाँ सूरज अपनी यात्रा पर जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी भूलने या नज़रअंदाज करने लायक यहाँ पर मैंने नहीं छोड़ा है। शायद इसे एक व्यापक नाम से सम्मानित किया जा सकता है। हम इसे कह सकते हैं द लैंड ऑफ वंडर्स, यानी चमत्कारों की भूमि। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। लास्ट में यहाँ पर मार्क ट्वेन ने इसे द लैंड ऑफ वंडर नाम दिया। यह पाठ या ये चैप्टर भारत की अद्भुत और प्राचीनता के बारे में हमें उजागर करती है, जो हमें इस भूमि की महानता और रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर हिंदी में अच्छे से समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।